दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं मित्रों। चैतन्य चुके, वसुधा परतकर, ध्रुव गुप्ता, मोहित गांधी, मेरे प्यारे क्लास वासियों, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? सिस्टम में 5 बातें दिखी थी। सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। सिस्टम को सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो सिस्टम क्या है, बोलो ना, है ना? डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन, जो जिससे स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना? तीसरी बात, सिस्टम यानी ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट थिंग्स है, एलिमेंट्स है, सॉरी, है ना? चौथी बात, ये जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काय के लिए, है ना? ताकि बिजनेस के गोल अचीव कर सके, है ना? अब पांचवा और आखिरी का पॉइंट, हर एक सिस्टम में इनपुट आउटपुट फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन इंटरनली स्टेडी स्टेट डिस्पाइट ऑफ, है ना, चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना? कोई भी सिस्टम में प्री डिफाइंड, यूजुअली डिफाइंड, देखो, कोई भी सिस्टम में सिस्टम के बाउंड्रीज डिफाइन किए जाते हैं। जनरली कौन डिफाइन करता है? वो सिस्टम ऑब्जर्वर, है ना? प्रोसेस में हम लोगों ने 2 पर्सपेक्टिव देखे थे, इंजीनियरिंग अरेना और बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंजीनियरिंग के हिसाब से प्रोसेस यानी क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसका कुछ इनपुट है और आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है? बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है? पीपल या मशीन, और ट्रांसफर्स कर देते हैं, बदल देते हैं। काय को बदल देते हैं? फंक्शनल या डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को। काहे के लिए? बोलो ना, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही है ना? अब इसके बाद में बड़ी खतरनाक बात है, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कितनी बातें हैं? 6। सबसे पहली बात, टाइप ऑफ डेटा। 2 तरह का डेटा है, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। मास्टर परमानेंट, नॉन मास्टर टेम्पररी। मास्टर के अंदर 4 बातें देखी थी, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के अंदर क्या क्या बातें देखी थी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, ट्रांजैक्शन का अलग अलग एविडेंसेस, अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग एविडेंसेस बनते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। जनरली बाइफरकेशन में हमने 3 बाइफरकेशन किए थे, अकाउंटिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल और पेरोल मॉड्यूल, ठीक है? तीसरी बात, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तीसरा कंसेप्ट कौन सा देखा था हम लोगों ने? वाउचर नंबर। अब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा रहता है, यूनिक, है ना? सेपरेट किया जाता है अलग अलग वाउचर टाइप के लिए। नंबरिंग की सीरीज कैसी रहती है? अलग अलग। इसके बाद में वाउचर नंबर में प्रीफिक्स रह सकता है, सफिक्स रह सकता है, या दोनों रह सकते हैं, है ना? अब वाउचर कैसे रहने चाहिए? सीरियली नंबर्ड। रिकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नहीं तो सीरियली नंबर कर दिया, नहीं, एक के बाद में 3 रिकॉर्ड कर रहे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके बाद में अकाउंटिंग फ्लो। अकाउंटिंग फ्लो में कुल मिला के कितने स्टेप है? 7, है ना? और उसमें से 2 स्टेप कौन परफॉर्म करते हैं? ह्यूमन। बचे हुए 5 स्टेप कौन परफॉर्म करते हैं? मशीन, कंप्यूटर सिस्टम खुद परफॉर्म करती है ना? ये जो बचे हुए जो 5 स्टेप है उसमें टाइम कंज्यूमिंग है और एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो मशीन खुद कर लेती है ना? कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी होती है कि पहले तो चीजें भी कौन परफॉर्म कर लेता है? को ऑटोमेटेड सिस्टम वो खुद ही ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लेते हैं। हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, बोलो ना?
कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या बातें डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना, वाउचर डेटा, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, अकाउंटिंग फ्लो देख लिया था ना, अकाउंटिंग फ्लो भी। और पांचवा है ना टाइप्स ऑफ लेजर, टाइप्स ऑफ, और छठवा कौन सा है, ग्रुपिंग ऑफ लेजर, जो पैसा नहीं, है ना। टाइप ऑफ लेजर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, जनरली अकाउंट में तो तीन ही तरह के लेजर रहते हैं, तीन ही टाइप के लेजर रहते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में दो ही डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, है ना। और डेबिट बैलेंस को वापस बाइफरगेट करते हैं दो ग्रुप्स में, कौन कौन से, असेट और एक्सपेंस। क्रेडिट बैलेंस को दो ग्रुप में बाइफरगेट करते हैं, इनकम और लाइबिलिटी। बस ये चार ही ग्रुप इसके अंदर रहते, सब ग्रुप कितने रह सकते हैं, कितने भी, ठीक है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेजर, आखिरी का। तो चार ही ग्रुप है इसके अंदर और सब ग्रुप कितने भी रह सकते हैं। अल्टीमेटली इसमें दो ही रिपोर्ट बनती, कौन कौन सी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने। टेक्निकल कंसेप्ट के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था बताओ ना, दो बातें, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड ऐप, क्लाउड बेस्ड ऐप। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में तीन बातें, है ना, सॉरी वर्किंग बराबर बोल रहा हूं ना मैं, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में तीन बातें बताओ ना, कौन कौन से, फ्रंट एंड बैक एंड, व्हाई सेपरेट फ्रंट एंड बैक एंड, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रंट एंड बैक एंड में अब ये मेरे को बताने की जरूरत है क्या कि फ्रंट एंड वाला यूजर से इंटरैक्ट करता है, बैक एंड वाला डायरेक्टली यूजर से इंटरैक्ट नहीं करता है। वो किससे इंटरैक्ट करता है, बैक एंड फ्रंट एंड से इंटरैक्ट करता है। ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है ना। इनको बाइफरगेट करना जरूरी है। फ्रंट एंड के प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है, यूजर के साथ में एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, डोमेन एक्सपर्टाइज अच्छा रहता है, स्पीड, अगर दो सेपरेट सॉफ्टवेयर है तो स्पीड बहुत फास्ट हो जाता है, आसान लैंग्वेज यूज करता है यूजर कम्युनिकेशन के साथ में। ऐसे बहुत सारे फायदे है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने तीन बातें डिस्कस किया हुआ था। कौन कौन सी तीन बातें डिस्कस किया था, तीन लेयर इसके अंदर है, कौन कौन से, एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर और डेटाबेस लेयर। आगे बढ़ करूं क्या फिर मैं, इंस्टॉल्ड ऐप या क्लाउड, तेरे को क्या लग रहा मैं बढ़ कर रहा है ना, एक नंबर की, है ना, बोलो लुच्ची यस और लफंगी है। हाँ बताओ रे, इंस्टॉल्ड ऐप या क्लाउड बेस्ड ऐप। इंस्टॉल्ड ऐप, क्लाउड बेस्ड ऐप के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, दो तरह का डिस्कशन। इंस्टॉल्ड ऐप काय के ऊपर इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के ऊपर, है ना। और क्लाउड बेस्ड ऐप कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ये क्लाउड के ऊपर। पांच बातें देखे थे, नॉट इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, दूसरा टेक्नोलॉजी जो है आजकल बदल गई है, तो वेब कहां से, वेब बेस्ड एप्लीकेशन से काय पे शिफ्ट हो गए थे हम, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल डेटा को खुद रिकॉर्ड करना पसंद नहीं करते, वो क्लाउड पे रखना पसंद करते। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है, वो सोचती है कि हमारा मेन काम बिजनेस करना है, ना कि ये कंप्यूटर के चीजों को हैंडल करना है, तो वो क्या करती है, ये सारे चीजों को आउटसोर्स कर लेती है ना। अब क्या करूं, लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस तो रहेगा, है ना। हाँ, अब इसके बाद में क्या बड़बड़ कर रहे तेरे नाई कपन, शूज की फैक्ट्री डालने का है अपने को, है ना। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली होस्टिंग देयर एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट एंड इसी के वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि अपना सारी चीजें आउटसोर्स कर देती है। ऐसी पांच बातें डिस्कस किया हुआ था, है ना। अब इंस्टॉल्ड ऐप और क्लाउड बेस्ड ऐप में कुछ हमने फायदे और घाटे भी डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं मित्रों, है ना। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या बातें बड़बड़ किया था हम लोगों ने, चार नहीं आठ बातें, है ना। कितनी बातें, आठ। पहली बात क्या डिस्कस किया था, ERP ये क्या है, एंटरप्राइज वाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेट कर रहा है सारे रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज को, है ना। अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शन ये किसी भी बिजनेस का
बॅकबोन रहता है, यू नो बॅकबोन है ना, मागचं हाड है ना, तो बैकबोन है। इसी के लिए ईआरपी ने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, ये इंटीग्रल पार्ट है ये ईआरपी का, हाँ या ना, हाँ। ईआरपी सिस्टम सपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम को, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, एससीएम, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, एचआर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अबे सही है गलत है बोलो ना, सही है। अच्छा, ईआरपी सिस्टम की खासियत क्या है, कॉमन है ना, क्या है, कॉमन है ना, कॉमन बोलना है मुझे, कोमल ताई को लग रहा हूँ कि मेरा ही नाम ले रहे क्या, है ना, कॉमन डेटा बेस है ना, और मॉड्यूलर, टुकड़े टुकड़े, मॉड्यूलर सिस्टम डिजाइन है ना, ये खासियत है। इसके चक्कर में फायदा क्या हो रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट वाला क्या कर पा रहा है, डेटा रिकॉर्ड भी कर रहा है और एक्सेस भी कर पा रहा है, और वो भी कैसा, रियल टाइम। अबे बोलना बे, फर्स्ट सिक्ची, हाँ बैच में ही नहीं था, क्या मतलब पे, फिर कहां गया था तू, घर पे प्रोग्राम था, अभी तेरा प्रोग्राम करना चाहिए क्या राजा, अभी तेरे प्रोग्राम को समय है ना, हाँ हाँ हाँ, फिर घर पे था, अच्छा, हमको लगा तेरा ही प्रोग्राम में, हम भी आते तेरे प्रोग्राम में, हाँ उम्र तो हो गई तेरी, अब देखो ना कैसा मुस्कुरा रहा है। हाँ, इंफॉर्मेशन, देखो इसकी खासियत क्या है ईआरपी की, इंफॉर्मेशन कैसी है, रिलायबल, इजीली एक्सेसिबल एंड इजीली शेयर्ड। अबे हाँ या ना, हाँ है ना। छठवा, पुराने जमाने में बड़े बड़े इंटरप्राइज ही क्या करते थे, ईआरपी यूज करते थे, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, ईआरपी कोई भी यूज कर सकता, छोटे, इवन लार्ज और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखे थे हमने, बताओ ना क्या क्या है ईआरपी के एग्जाम्पल, शैप है ना, ओरेकल, एमएफजी प्रो है ना, अरे ये काला काला क्या है रे वहां पे, खिड़की के पास में कपड़ा है, हाँ, एमएफजी प्रो एक्सेट्रा, ऐसे डेटा वेयर हाउस ऐसा भी एक मॉड्यूल है जो इंटरप्राइज के कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉइज एक्सेस कर रहे हैं। ये है क्या डेटा वेयर हाउस, सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का। अरे हाँ या ना बोलो ना, हाँ है ना। डेटा वेयर हाउस काय के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपको फैसिलेट करे, क्या फैसिलेट करे, बेटर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था बेनिफिट ऑफ ईआरपी, कितने बेनिफिट देखा था हमने, बाहर आ, चार चार चार, पहले चार कौन कौन से देखे थे, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा है, यानी एक फंक्शन, एक डिपार्टमेंट में डेटा डाला तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में अपने आप चले जा रहा है ना। लीड टाइम रिड्यूस हो रहा, आप ऑर्डर देंगे और रॉ मटेरियल आएगा, इसमें जो समय लगता लीड टाइम, ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस। क्यों, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करता है, ईएफटी, ईडीआई है ना, इस चक्कर में लीड टाइम क्या हो जा रहा है, कम। ऑन टाइम शिपमेंट है ना, टाइमली डिलीवरी हो रही है फिनिश गुड्स की, डिफरेंट फंक्शंस इन्वॉल्व है और सारे की सारे चीजें ऑटोमेटेड है, तो इस चक्कर में आप क्या कर रहे हैं, ऑन टाइम डिलीवरी दे पा रहे हैं। साइकिल टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, आपका कस्टमर आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आपका कस्टमर ऑर्डर दे रहा है और आप उन गुड्स को डिलीवर्ड कर रहे हो, तो ये जो साइकिल टाइम है ये भी क्या हो जा रहा है, कम। अरे सही है गलत है, सही है ना। इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बहुत सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन भी इंप्रूव हो रहा है ना। ठीक है, चीजें आप ही की है ना, आप ही यूज करने वाले हो, है ना, स्टाफ भी आप ही का यूज करने वाला, लेकिन
हम हमारे ईआरपी के सिस्टम के वजह से ये सब क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है। यानी अगर मैं इसमें बताऊं तो मशीन का डाउन टाइम क्या रहेगा, कम से कम, इन्वेंट्री क्या रहेगी, कम से कम, है ना, और रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये हो गए, हम पहले 4 पॉइंट तो देख लिए थे, दूसरे 4 में का ये पहला, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ रहा है, सप्लायर का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है ना, और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि कंपनी की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंटल बैरियर को क्रॉस कर रही है, मार्केट के चेंजिंग कंडीशन को हम फटाक से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है। 4 बातें देखा था, इंप्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बेटर हो रहा है, इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, है ना, और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। आखिरी के 4, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कुछ लोगों को नींद आ रही है लेकिन क्वालिटी बढ़ रही है, बराबर बोला ना ताई मैंने, हाँ मला माहिती आहे। रिड्यूस, देखो क्वालिटी तो बढ़ रही है लेकिन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है ना। सर हमारी क्या गलती है, मस्त सूत के आते ताकत से, है ना, और फिर यहाँ दोपहर के टाइम में, वो तो शुक्र है कि ऑनलाइन में नहीं है, नहीं तो पूरे ही सो जाते थे, है ना रे। हाँ जानबे, काय को फालतू आवाज कर रही, हाँ हाँ बताओ रे, क्या बड़बड़ कर रहे थे हम लोग, बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटीज। ईआरपी के वजह से प्लानिंग फंक्शन क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जा रहा है ना, जिसमें कॉम्प्रेहेंसिव यूनिफाइड मैनेजमेंट हो रहा है ना, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सारे चीजों को बहुत अच्छे से एक जगह से हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या देखा मैं बताऊं क्या, इसमें ये देखा हुआ ही नहीं था ना अपन ने, है ना, बोलते भी नहीं ना आप, नहीं देखा था थोड़ा सा, हाँ देख रहे थे, देखते देखते आपने मेरे को, है ना, बोलो ना, हाँ देखो खास बात ये क्या कर रहा है, प्लानिंग फंक्शन को बूस्टअप कर रहा है। दूसरी बात ये क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है कॉम्प्रेहेंसिव और यूनिफाइड मैनेजमेंट, है ना, एक ही जगह से सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। देखो यूनिफॉर्म हम लोगों का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आरसीएफ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना, यूनिफाइड मैनेजमेंट नहीं है, एक जगह से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, कुछ चीजें राम सर मैनेज कर रहे हो, कुछ मैं कर रहा हूं, कुछ श्याम सर मैनेज कर रहे हैं, तो एक जगह की ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और जनरली मैनेजमेंट कैसा चाहिए, यूनिफाइड, एक जगह से सारा मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, तो उसमें हायरार्की बनाओ तुम लेकिन एक जगह से। तो ईआरपी इसके लिए क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे आ रही है इसमें, है ना, तो यूनिफाइड और कॉम्प्रेहेंसिव सारे चीजों को मैनेज कर रहा है, वो भी यूनिफाइड, है ना। अलग अलग बिजनेस फंक्शन हो सकता है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अलग अलग चीजें रहेगी लेकिन सारे चीजों का, अरे बाप रे, है ना, मुंगिया आल्या, यू नो मुंगिया, यू डोंट नो मुंगियास, है ना, हाँ चलो अब आगे, हाँ तो ये वो बात है, कॉम्प्रेहेंसिव यूनिफाइड मैनेजमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या, वर्चुअल वाले तो जवाब भी नहीं दे रहे मेरे को, है ना, ये दूसरी बात। और तीसरा, इट बिकम पॉसिबल, इसके वजह से पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, यूटिलाइज करना अलग अलग सिस्टम्स को, जैसे कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, सिमुलेशन फंक्शन को, व्हाट इफ एनालिसिस, ऐसे चीजों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट सारा कहां पे है, एक जगह पे है, सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो ये टूल्स है अलग अलग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में, सिमुलेशन फंक्शन भी एक है जो हेल्प करता, ऐसा हुआ तो क्या होगा, है ना। तो भाई जैसा आप हवाई जहाज, सिमुलेशन फंक्शन में क्या होते रहता, आपको एक प्रोडक्ट डिजाइन करने का है, तो आप डिजाइन न करते हुए आप कंप्यूटर के अंदर ही क्या करेंगे, इतना प्लास्टिक डालेंगे, ग्लास डालेंगे, सब कंप्यूटर के अंदर ही, और
जो जो चीजें चाहिए वो सारी इसके अंदर डाल के वो देख लेंगे कंप्यूटर के अंदर। एक्चुअल बनने से पहले सिमुलेट करके देख लेंगे कि आपकी चीज कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है ना। तो इससे फायदा क्या है, सिमुलेशन पहले कर लिया आपने तो एक्चुअल प्रोडक्ट बनने में कितना खर्चा होता वो सारा खर्चा आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कळलं की नाही कळलं सांगा ना, है ना। तो ये है सिमुलेशन फंक्शन का फायदा। लेकिन ये सब करने के लिए आपके पास में सारा डेटा चाहिए ना, तो ये सब कब पॉसिबल है, जब ईआरपी है तब। तो एनालिसिस के कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं, प्लानिंग फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। अरे हाँ या ना बोलो ना, हाँ। आखिरी के दो बात है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ी रही है और इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ना, इंफॉर्मेशन के तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन से है, एक्यूरेसी, रिलेवेंस एंड टाइमलीनेस। ये तीन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ये अगर रहे तो ही वो इंफॉर्मेशन काम की है। कळलं की नाही कळलं सांगा ना, हो सर, कळलं सर, अबे बोलो ना, कळलं सर। हाँ। चलो अब दूसरी बात बताओ मुझे, इंफॉर्मेशन नीड टू बी एक्यूरेट, रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकर। इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, एक्यूरेट, रिलेवेंट, काय के लिए, डिसीजन डिसीजन मेकर के लिए, है ना, ताकि वो डिसीजन मेकर उसको क्या कर सके, यूज कर सके जब उसको जरूरत है। समझा कि नहीं समझा, समझा। और ये सब कैसे पॉसिबल है, ईआरपी के वजह से पॉसिबल है ना। खास बात, सबसे अच्छी बात, ईआरपी ऐसे बनाया गया है कि ये एडाप्ट करे। एडाप्ट यानी स्किलफुली एडजस्ट करना। एडॉप्ट मालूम है ना, दत्तक लेना, है ना। दत्तक लिया तो क्या रहती है, एडजस्टमेंट ही रहती है ना थोड़ी सी, है ना। वहां से एडेप्ट, एडेप्ट भी वहीं से आया हुआ वर्ड है। एडेप्ट यानी स्किलफुली एडजस्ट करना। ईआरपी पैकेज की खासियत है ना, मैं दत्तक पुत्र हूं, मालूम है क्या आपको, नहीं मालूम क्या, हाँ मैं दत्तक पुत्र हूं। राम सर श्याम सर मेरे सके भाई नहीं है, कॉजीन है। नहीं मालूम क्या, हाँ ये इसको नहीं मालूम शायद, कोमलताई नहीं ना, हाँ। अरे हम सब साथ में ही रहते हैं और बड़े पिताजी जो है मेरे, वो बड़े पिताजी ने मेरे को अडॉप्ट किया। एक्चुअली हम रियल भाई बहन है और मेरे को मेरे बड़े पिताजी ने क्या किया है, अडॉप्ट किया हुआ है। और बचपन से हम लोग सब साथ में ही रहते, एकदम ऐसे एक ही घर माना जाता हमारा, बिल्कुल। तो ऐसा है, कळलं आता, हाँ। नहीं तो पहले तो शॉकिंग लगा, ताई तो ऐसी, अरे साला ये सगा नहीं है क्या, बोले फालतू में पड़ी थी मैं अभी तक, हाँ। ये ताई है ना, मेरा कुछ भी बुराई होवे तो इसको ऐसा ऐसा अच्छा लगता, बोले ये मेरे को चिढ़ाता ना, बोले, है ना ताई, हाँ। चलो ध्यान दो रे, ईआरपी पैकेज एडेप्टेड, ये क्या कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते, है ना, काय को, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता वो जल्दी से ये स्किलफुली एडजस्ट कर लेता। इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्ट। सही है गलत है बोलो, सही है। जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, इन सारे चीजों को ये क्या कर लेता, एडजस्ट। समझा कि नहीं समझा बोलो मेरे प्यारे क्लासवासियों। तो बताए मुझे कुल मिला के कितनी बातें देखी हमने, 12, 4 4 4। पहली 4 कौन सी देखा बताओ, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, है ना। दूसरा रिडक्शन इन लीड टाइम, तीसरा ऑन टाइम शिपमेंट, चौथा रिडक्शन इन साइकिल टाइम। ये हो गए पहले 4।
बाद में के 4 रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, सप्लायर का परफॉर्मेंस बढ़ गया और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई, है ना। ये 4 बातें। अब ये और आखिरी की 4 बातें बताओ। क्वालिटी तो इंप्रूव हो गई लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो गई प्रोडक्ट की, है ना। एनालिसिस और प्लानिंग कैपेसिटी तो कैसे हो गया अंगार, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफाइड मैनेजमेंट हो रहा है। सही है गलत है? सही है। प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन्वेंट्री, सारे चीजों का एक ही जगह मैनेजमेंट होने की वजह से प्लानिंग फंक्शन क्या हो जा रहा है, बूस्टअप। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ। उसके बाद में इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी बढ़ रही है ना। इसी के वजह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी इंप्रूव हो रही है, बराबर बढ़ रही है ना। देखो 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे हमने इंफॉर्मेशन के, है ना। कौन कौन से? एक्यूरेसी, रिलेवेंस और टाइमलीनेस। समझ में आया क्या? हाँ। तो ये तीनों चीजों को वो कंप्लाई कर लेता है, ये खासियत है। और खास बात, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्किलफुली एडजस्ट कर लेता, अडेप्ट कर लेता। सही है गलत है? सही है। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाँ या ना बताओ रे मेरे प्यारे क्लासवासियों। अरे बोलो रे, कहाँ हैं बच्चे सारे के सारे? चिन्मय, वसुधा, ध्रुव गुप्ता तो बोलता ही नहीं बिल्कुल, मोहित गांधी। ध्रुव गुप्ता कितने परसेंट? कल 75% तबीयत ठीक थी, आज कितनी? ए ध्रुव गुप्ता, ध्रुव गुप्ता सो गया क्या रे तू? सर ठीक ही है। हाँ बोलना रे ध्रुव। हाँ सर ठीक ही है, आता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हो? पूरी हो गई ठीक? एक बार पूरी, ये बारिश वारिश थोड़ी कम होने दे बेटा, नहीं तो अजून बसणार मग झाम्यान, मग रडत बसन और फिर मैं बोलूंगा पेनव चाहा, है ना। क्या बोलते रहते रे? आता कौन रड़त किया किया, भूल गए क्या आप लोग? हमको मालूम ही नहीं सर। घेनव बने, पेनव चाहा, आता कौन रड़त किया किया, नहीं सुना हुआ ना आपने? ये पहले ऐसा कुछ गरम लग जाता था ना एकदम, तो ऐसा बोलते थे, है ना। घेनव बने, पेनव चाहा, गरम गरम चाय पिया तो जीभ जल जाती ना, तो उसके ऊपर से कुछ भी गलत हो गया तो उसको बोलने का, घेनव बने, पेनव चाहा, आता कौन रड़त किया किया। गांव की मजा ही कुछ और है, गांव के बातों में अपनापन कुछ और है ना। चलो मित्रों, सारे लोग और सारी लोगिया, हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिस्क। अरे बोलो रे, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी? रिस्क। वो एग्जाम्पल 2.3 मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है, कोई खास काम का नहीं है, फिर भी आप लोग पढ़ लेना। हाँ, अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिस्क। और अगर रिस्क है तो रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम रिस्क भी डिस्कस करेंगे और कंट्रोल भी डिस्कस करेंगे। हाँ या ना बोलो ना। अरे बोलो हाँ या ना। जी हाँ, ठीक है। ईआरपी एनवायरनमेंट में रिस्क और कंट्रोल का डिस्कशन, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले मेजर फीचर क्या है बताए मेरे सारे लोग, है ना। मेजर फीचर है ईआरपी सिस्टम की, खासियत क्या है? सेंट्रलाइज डेटाबेस, है ना। सेंट्रलाइज डेटाबेस, ये खासियत है, यानी कि पूरा का पूरा डेटा स्टोर होता है कहां पे? सेंट्रल लोकेशन पे, वन प्लेस पे। अब
जब पूरा डेटा एक साथ में एक जगह स्टोर हो रहा है तो हम समझते हैं रिस्क कम है, सही भी है हमारा, लेकिन कॉइन का एक साइड, सही बोला आपने, लेकिन कॉइन का दूसरा साइड भी है, रिस्क क्या है, बढ़ भी तो सकती है ना। यही बोला हुआ है कि सेफ्टी रखना डेटा का, रिस्क को मिनिमाइज करना, यानी रिस्क से होने वाला लॉस मिनिमाइज करना डेटा का, ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सबसे दिक्कत वाली बात है ना। और हेंस इस चीज को लो करने के लिए, रिस्क को लो करने के लिए ईआरपी एनवायरनमेंट में आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, यानी दो मेजर रिस्क है ना, दो मेजर रिस्क को लो करना ये एक चैलेंज है ईआरपी एनवायरनमेंट में, ये एक बात है। अब दो मेजर रिस्क है, देखो हम सोच रहे थे सेंट्रल डेटाबेस रहने की वजह से फायदा है ना, रिस्क कम है, लेकिन नहीं, और एक प्रॉब्लम भी है, रिस्क बढ़ भी जाती है ड्यू टू सेंट्रल डेटाबेस। सारा का सारा डेटा सेंट्रली एक जगह पे है, तो इसी के वजह से रिस्क बढ़ जाती है। डेटा कैसा हो सकता है हमारा, लीक, एक ही जगह से, है ना, सारा डेटा अगर एक जगह पे है तो वहां से लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सबको मालूम है यहीं पे है ना, कोई भी वहां से ले सकता है, डाटा ले लिया यानी क्या हो गया, डेटा आपका लीक हो गया, है ना। अबे हाँ या ना, है ना, तो यानी ये एक बहुत बड़ा, इवन नॉन रिलेटेड पर्सन भी वहां से डेटा ले सकता है, यानी प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का डेटा चाहिए लेकिन वहां सेल्स का भी डेटा है, तो वो क्या कर सकता, सेल्स का डेटा वहां से ले सकता। अब प्रोडक्शन वाला पर्सन, सेल्स वाले डेटा के लिए प्रोडक्शन वाला पर्सन कैसा है, नॉन रिलेटेड। समझ में आ रहा है क्या, ये प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम। दूसरा और एक प्रॉब्लम, सेंट्रल डेटाबेस रहने के वजह से, है ना, ऑल यूजर शैल यूज सेम डेटा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एक ही जगह पे सारा का सारा डेटा है और सारे के सारे लोग वहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं से एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो अब कोई एक और रिस्क ये बढ़ जा रही है कि कोई बंदा इनकरेक्ट डेटा कहां पे डाल देगा, उस सेंट्रल लोकेशन पे डाल देगा, है ना। वो अनरिलेटेड यूजर भी वहां पे एक ही जगह पे उसने गलत डेटा डाल दिया, वो पूरे के पूरे डेटा को खराब कर देगा, है ना, या उसके ऊपर से डिसीजन गलत आ जाएगा, ये भी एक रिस्क है। सेंट्रल डेटाबेस का अभी तक आप फायदा 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 ही बता रहे थे, तो जरूरी नहीं है, उसका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। ये थे रिस्क। अब ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 चीजों में, है ना, ओवरऑल देखा जाए तो 5 चीजों में रिस्क बाइफरगेट हो रहे हैं। आप ईआरपी इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, है ना, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के चक्कर में, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के चक्कर में 5 अलग अलग चीजों की रिस्क डेवलप हो सकती है और 5 अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि इन इश्यूज को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ईआरपी तो इंप्लीमेंट करना है ही, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, आपका डिसीजन फॉर्म है, ईआरपी इंप्लीमेंट करना ही चाहिए आपको, तो अब क्या आएंगे, नए नए इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, रिस्क आएंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना बोलो ना, सही बोला गलत बोला मैंने, अग्रवाल जी क्या बोला मैंने, बोलो ना, उड़ गई। हाँ, टेक कंप्लीट स्लीप, अच्छे से पूरी नींद लेके आओ इस बैच में, पूरा एकदम प्रॉपर, क्योंकि टिपिकल थ्योरी है ना, और यही एक सब्जेक्ट है। देखो एक तो मेरे साथ में तो प्रॉब्लम ऐसा रहता है
जो सबसे ज्यादा वाहियात सब्जेक्ट रहते, हाँ वो उस बाय डिफॉल्ट, वो देखो मैथमेटिक्स, फाउंडेशन में मैथमेटिक्स कम मार्क का है, लेकिन वही है ना लेके डूबता है लोगों को, है ना। पढ़ाई प्रोपोर्शन के कंपेयर में ज्यादा करना पड़ता है। इधर इंटरमीडिएट में प्रोपोर्शन के हिसाब से तुम देखो ना, ईएएस के मार्किंग ज्यादा नहीं है, अच्छे अच्छे को ठंडा कर देता है। अरे 6 बार यानी 5 टाइम्स पढ़ाई करना चाहिए इसकी, एज कंपेयर टू जी। इसका ऑप्शन मैं दूसरा भी और एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जीएसटी, उसमें इतनी ताकत, यानी ताकत तो लगती है, नो डाउट इंटर का सब्जेक्ट है तो ताकत तो लगेगी, लेकिन इतनी ताकत नहीं लगती। आप वहां पे नींद नहीं आएगी आपको, आप पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ाई कर सकते हो, समझ भी जाता आपको, है ना। और आपका दिमाग कहीं तो भी उसमें कैसा रहता है, इन्वॉल्व रहता। ये पढ़ने जाओ ना तो दिमाग दूसरे दूसरे जगह पे जाता है ना, पढ़ते रहते वही चीज, लेकिन दिमाग में सोचते रहते कोई दूसरी चीज, ऐसी बात है। तो यहाँ पे अपना विल पावर लगता है ना। मेरे को तो सही में मेरे बड़े पिताजी का विल पावर इतना स्ट्रांग है ना, 80 की उम्र हो गई, अमरावती नहीं आ रहे हो, मैंने तो साम दाम दंड भेद सब यूज कर लिया। मैं पहले बहुत बार प्यार से बोला उनको, फिर झगड़े कर लिया, फिर उल्टा बोला, बहुत उल्टा बोला मैं उनको, जिन जिन चीजों का गुरूर है उसका मैं बहुत उल्टी बातें बोला, तो भी वो आने को तैयार नहीं है। मेरे को लगा था पाव का ऑपरेशन किया तो अब ठंडे पड़ जाएंगे, पड़ भी गए थे वो ठंडे, एक समय तो आ भी गया था ऐसा। जैसे ही वो पाव थोड़ा सा ठीक हो गया, पैदल चलना शुरू हो गया, खत्म, फटाक से निकल गए। यावलिए हाँ, मेरे को बड़ी मम्मी बोलती दूसरे पाव का ऑपरेशन तो कोई हालत में मत कराना, बोली तूने, मैंने तेरे को पहले ही बोला था मत करा ऑपरेशन, मत करा। बोला क्यों? फिर तो बोले वो यानी अपनी तो खेती करेंगे ही, लोगों की भी खेती करेंगे बोले, और तू अमरावती आने का सोच यानी दिमाग में से ही निकाल ले बोले, फिर तो कभी आएंगे ही नहीं बोले अमरावती। तो ऐसा है प्रॉब्लम। मेरे बड़े पिताजी बाबा बहुत ही स्ट्रांग विल पावर, शुगर 500 शुगर रहती तो लोड नहीं लेते, एंड पम खाते ताकत से कोई लोड नहीं। ऐसा है सारी बातें, और ये सब काय के भरोसे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ विल पावर, जो आप लोगों को डेवलप करना है। आप कमबख्त नींद को कंट्रोल, आप क्या, मैं आपको बोल रहा हूं 4 उंगली मेरे तरफ भी है ना, मैं भी वैसे ही छू। चलो सारे लोग, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में अलग अलग इश्यूज है, दिक्कतें हैं। कौन कौन से इशू है? पीपल के इश्यूज है ना, लोगों के इश्यूज है। अब पीपल में क्या इशू रहते बताता हूं मैं, आप टेंशन मत लो। प्रोसेसेस में इशू है, पहले अलग तरीके थे, अब तरीके अलग है। पहले काम करने वाले लोग अलग थे, पीपल यानी काम करने वाले लोग, है ना। पहले के काम करने वाले लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी नहीं था, लेकिन अब के काम करने वाले लोगों के लिए कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है, यानी पीपल के इशू आ गए। जी हाँ, प्रोसेस। अबे बोलो रे वर्चुअल वालों, तुम बोलते जाओ बीच बीच में। अरे सारे लोग, ध्रुव गुप्ता, वसुधा, चैतन्य, मोहित, अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, मेरे को कैसा कॉन्फिडेंस आएगा फिर कि आप जगे हुए हो। ध्रुव जगा हुआ है क्या तू? हाँ सर जगा हूँ। मोहित? हाँ सर। अरे वाह रे वाह, 400 रुपए देने पड़ेंगे मोहित को मेरे को, है ना। चौथे बार बोलाओ, है ना रे, काउंट करते रहना, इसका सत्कार करेंगे फिर आखिरी में है ना। हाँ चलो बताओ मुझे, सारे लोग और सारी लोगिया अलग अलग इशू का डिस्कशन कर रहे थे। पीपल के इश्यूज, है ना, प्रोसेस के इश्यूज, टेक्नोलॉजी बदल रही है उसकी भी अपनी दिक्कतें आती है ना। इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज आ जाते हैं, और एक बार इम्प्लीमेंट कर देने के बाद में, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद भी इश्यूज आते हैं, जहां जाते हैं छा जाते हैं। अरे सही है गलत है बोलो ना, सही है।
तो सबसे पहला डिस्कशन करते हैं हम पीपल इशू, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन टीम, कंसल्टेंट, वेंडर, ये सब हमारे है ना ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब डिस्कशन करते हैं पीपल इश्यूज में कुछ बातें। ये पहले इशू जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला टेबल ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये काहे का है रे? पीपल इश्यूज, बोलो ना। हाँ, ये सारा डिस्कशन हम काय का कर रहे हैं? पीपल इश्यूज। आज अपना टारगेट ज्यादा है नहीं, ये पांचों इश्यूज हम लोगों को क्या कर लेने का है? खत्म। सही बोला गलत बोला? मैं सही है ना। सबसे पहली बात क्या है बताओ ना, सारे लोग बोलो रे। सबसे पहली बात चेंज मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा दिक्कत। पीपल इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। कौन से? पीपल इश्यूज, है ना। प्रॉब्लम ये है कि पुराने जॉब प्रोफाइल जो थे वो इररिलेवेंट हो गए और नए जॉब क्रिएट हो गए। आपने ईआरपी इंप्लीमेंट किया, खाज थी आपको, आपके खाज के चक्कर में पुराने बहुत सारे जॉब बिना काम के हो गए और नए बहुत सारे जॉब क्रिएट हो गए। अब अपना जो एक कस्टम रहता, हम अपना कस्टम क्या रहता, एक बार कोई बंदा अपने से जुड़ जावे तो उसको अपन क्या करते हैं? साथ में लेके चलते हैं, है ना। कि कोई स्टाफ अपन ने रख लिया, वो स्टाफ को कुछ चीजें भाई जब तक एकदम तू मैं ना हो जाती तब तक उसको निकालते नहीं रहते। ये अपनी प्रथा है, तुम देख लेना, तुम्हारे घर पे भी ऐसा ही होता, तुम्हारे जो बिजनेस होंगे उसके अंदर भी ऐसा ही होते रहता, है ना। तो अपना स्टाफ है ना भाई, तो कहीं तो भी अपनी जिम्मेदारी भी है। अपना टाटा ग्रुप तो इसके अंदर बहुत बहुत यानी बहुत ही हाई लेवल पे टाटा ग्रुप का तो आप ऐसा समझ लो कि ये गवर्नमेंट जॉब के बराबर है। वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। ये संडे छुट्टी का कल्चर किसने लाया? पहले इंडिया में ऐसा नहीं था, संडे छुट्टी, संडे था ही नहीं, है ना। यानी संडे वगैरह इतना अपन मानते नहीं थे पहले कि संडे को छुट्टी। ये कल्चर टाटा ग्रुप ने लाया, संडे छुट्टी का कल्चर। हाँ, कैसे रहते? दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रहती है कि मैनेजमेंट की ग्रोथ यानी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ऐसा समझती है, ऐसे में पढ़ते होंगे ना आप लोग। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहती है कि एम्प्लॉइज की ग्रोथ, स्टाफ की ग्रोथ यानी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ समझती है। टाटा ग्रुप ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ काय में समझती है? एम्प्लॉइज में। और ऑटोमेटिकली उसका है ना, गिफ्ट दो तो रिटर्न गिफ्ट मिलता ही है। ऑटोमेटिकली उसमें ऑर्गेनाइजेशन की यानी एम्प्लॉय की ग्रोथ करने जाओ तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है और मैनेजमेंट की भी ग्रोथ होती ही है ना। खैर चलो, ये सारी बातें हमको डिस्कस नहीं करना है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीपल रिस्क कौन कौन से है ताई। हाँ, आई थी ना, खर खर सांग। हाँ, लक्ष्य, अरे बच्चे कम है ना तो ध्यान रहना, वाजवी है, एकदम वाजवी है। मैं तो 12वीं में इतने बच्चे रहते उसमें भी पकड़ लेता। तुम लोग भी तो 12वीं पढ़े हुए हो ना मेरे से, है ना। मैं पकड़ लेता था ना बराबर, नहीं? हाँ, तब बहुत ही ज्यादा बच्चे थे, है ना, तब बहुत ज्यादा बच्चे रहते थे उसमें। चलो, तो भी मेरा ध्यान रहता है, ऐसा मेरे को तो भी लगता कि मैं बम बराबर ध्यान रखता। हाँ, मैं क्या बड़बड़ कर रहा था बे? हाँ, पीपल बोलना बे। तेरा नाम क्या रखा था मैंने? नहीं नहीं, मैंने क्या रखा था भूल गया क्या? चिरकुट रखा था ना इसका नाम मैंने। हो ना रे? एकदम मुंह छोटा हो गया उसका, है ना। हाँ,
चलो सारे लोग मेरी बात सुनो। रिस्क ये है कि जॉब प्रोफाइल जो है इररिलेवेंट हो जाता है और नए नए जॉब क्रिएट होते हैं। अब आपको इसके ऊपर कंट्रोल कैसा करेंगे? आपको अगर उन्हीं स्टाफ को रखना है, क्योंकि ईआरपी तो इंप्लीमेंट करना ही है, उसको तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको एग्जिस्टिंग लोगों को, एग्जिस्टिंग यूजर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैनुअल बनाना पड़ेगा। मैनुअल काय को बोलते? नई टीवी खरीदते, नया डिवाइस खरीदते तो मैनुअल नहीं आता क्या? है ना, ये बटना दबाओ तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना, तो ऐसा आपको मैनुअल बनाना पड़ेगा। साथ ही में आपके यूजर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बेटा ये जो स्टाइल है ना, ये ऐसा ऐसा करना और इधर पीछे से यर्निंग करना, ये बहुत पुरानी स्टाइल है है ना, कर लो ना नाइक। हाँ चलो अब आगे, तो प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसके जरिए आप इस रिस्क को अवॉइड कंट्रोल कर सकते हो। सही है गलत है बोलो? सही है ना। और अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया तो क्या हो जाएगा? स्मूथ तरीके से, है ना, पुराने सिस्टम में से नए सिस्टम में ट्रांजिशन हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ, ये पहला इशू था, पहला रिस्क था। दूसरा रिस्क देखते हैं। दूसरा रिस्क काय का डिस्कस करते हैं, है ना। देखो बात ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, है ना, ईआरपी के पहले अलग थे और ईआरपी के बाद में अलग है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन बदल गए, है ना। इस चक्कर में क्या हो जाएगा? प्लानिंग बदल जाएगा, फोरकास्टिंग बदल जाएगा, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज बदल जाएगी। अरे हाँ या ना? हाँ। अरे देखो ना, ईआरपी जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, पहले अलग बंदा प्लानिंग करता था, अब ईआरपी में शायद वो बंदे को ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो नहीं कर सकेगा, कोई दूसरे जगह फंक्शन चेंज हो गया तो शायद कोई दूसरा बंदा प्लानिंग करेगा, है ना। तो देखो फायदा तो बहुत है ईआरपी से, प्लानिंग, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, ये सब के सब क्या होने वाले हैं? इंप्रूव होने वाले। इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन कैसा है? जबरदस्त होने वाला है। अरे हाँ या ना? हाँ, ये सब है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे चीजों के लिए आपको यानी फंक्शन बदल जाएंगे, इस चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा? इट रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट प्रोजेक्ट चार्टर और मिशन स्टेटमेंट एग्जिस्ट। ये जाने दो, ये इसको छोड़ दो। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इसके लिए आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा और यूजर और सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व रखेगा। देखो मुझे मैं समझा देता हूं ये चीज क्या है, मैंने बराबर बताया नहीं आपको। मुझे एक बात बताओ कि हम क्या बोल रहे? ईआरपी इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग होगा, बहुत जबरदस्त फोरकास्टिंग होगा, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट होगी, बहुत जबरदस्त डिसीजन मेकिंग होंगे। क्या ये ऐसे हो जाएंगे? ऐसे नहीं होंगे। इसके लिए पहले ईआरपी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ईआरपी इंप्लीमेंट करना यानी प्रोजेक्ट है अपना। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन ये क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको इंप्लीमेंट करना, यानी इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लो और सारे यूजर, सीनियर मैनेजमेंट, है ना, इनसे क्या कर लो? साइन ले लो। आज बोल रहे, है ना, अक्सर होता क्या है? अक्सर होता ऐसा है कि जो चीज पहले समझती नहीं उसको पहले तो हम हाव हाव करते, जब आंख पे आती तब बोलते नहीं मैंने तो पहले नहीं बोला था। ऐसा लोग बोलते रहते, है ना। सीए में आने से पहले
जब इंक्वायरी हँडल करते उसको बोला की बहुत पढ़ना पड़ा, अरे सर आपण तर असा अभ्यास करतो, आणि एक बार इंटर में आ गया, फिर या फाउंडेशन के आखिरी वाला वो स्टेज, हाँ चल 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 तो बम अभ्यास आहे है ना, बम होमवर्क देते एवढा, अरे पूर्ण स्टडी मटेरियल ही गलत है साला, है ना, बम गालियां देते, होता है ना ऐसा, हाँ या ना, हाँ ऐसा सब। अभी वो फाउंडेशन तो ठीक था, कुछ दिनों से आप फाउंडेशन को अच्छा बोलना शुरू कर दोगे, इधर पता चलेगा ना कैसी लगती तो, है ना, और फिर फाइनल में जाने के बाद में बोलोगे कि नहीं सर वो इंटर ही बहुत अच्छा था। फिर क्योंकि ये बात ऐसी है कि आगे जाके लोग बदलते रहते, तो इनका हमको क्या लगेगा, है ना, सारी चीजें रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट की प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लो, है ना, उनसे साइन कर लो कि ऐसा करना ही पड़ेगा, इसके लिए मेहनत लेना ही पड़ेगा। कोई भी चीज बदलती है ना तो उसमें एफर्ट्स बहुत लेना पड़ता है, और एफर्ट लेना हम ह्यूमंस के थोड़ा सा जान पे आते रहता। हाँ चीजें आई क्या समझ में, मुझे क्या बताने का था, तो अरे बोलो ना, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ, चेंजिंग स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इज अनदर प्रॉब्लम। देखो दिक्कत क्या रहती, ईआरपी इंप्लीमेंट करना ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट करना, इसका स्कोप, इसका दायरा, पहले हमने सोचा था कि एक ही ब्रांच पे इंप्लीमेंट करेंगे, एक ही मॉड्यूल इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ध्यान में आ रहा 2 मॉड्यूल एट ए टाइम इंप्लीमेंट हो सकते हैं, तो ये स्कोप कभी बढ़ जाता है कभी कम भी होता है, और ऐसा होता ही है ना, ऐसा होता ही है प्रैक्टिस। तो ये स्कोप बदलना, ये भी क्या आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाता है, एक इशू आ जाता, तो उसके लिए कंट्रोल क्या रखना पड़ेगा, क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, कंट्रोल प्रोसीजर्स को, दिस रिक्वायर क्लियर डिफाइनिंग ऑफ चेंज कंट्रोल प्रोसीजर, यानी बदली हुई कंट्रोल प्रोसीजर को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, एंड होल्ड एवरीवन टू देम, यानी हर एक को कमिटेड, भाई देखो ये ऐसा ऐसा हो गया, अब अपन ने सबने मिलकर डिसीजन लिया, तो अब तुम इसको पकड़ के रहो, इसको लेके ही चलना है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, तो अरे हाँ या ना बोलो ना वर्चुअल वालों, मोहित, ध्रुव, है ना, वसुधा ताई, हाँ हाँ हाँ, सर। यस हाँ सर, सही बोला ना मैंने, बोलते भी नहीं बच्चे। ए ध्रुव, बोलता नहीं तू यार बिल्कुल। हाँ सर समझ रहे अच्छे। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे बताओ ना मुझे, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इश्यूज, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के इशू। कितने इशू है, 5। पहला इशू कौन सा है बताओ, पीपल इशू। दूसरा इशू कौन सा है, टेक्नोलॉजी प्रोसेस इशू। तीसरा टेक्नोलॉजिकल इशू। चौथा इंप्लीमेंटेशन इशू, और 5वां पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इशू। ऐसे 5 इशू है ना। हम लोग अभी काय का डिस्कशन कर रहे हैं, पीपल इशू। पीपल इशू के अंदर है ना सबसे पहला इशू कौन सा देखा, चेंज मैनेजमेंट, है ना, बदलाव आ रहा है। काय में बदलाव आ रहा है, इस देश, हाँ काय में बदलाव आ रहा है, मैनेजमेंट में बदलाव आ रहा है, लोगों का पोजीशन, लोगों का जॉब बदल रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग ईआरपी। अरे लक्ष्य दे रहे, मेरे तरफ ध्यान दो, आई विल एक्सप्लेन। ट्रेनिंग ये ईआरपी इंप्लीमेंटेशन का सबसे, सिंस ग्रेटर पार्ट, ये टी चाहिए था यहां पे है नहीं, ये क्या चाहिए था यहां पे, टी चाहिए था, ट्रेनिंग चाहिए था, वो रेनिंग आ गया वहां पे। समझा क्या आपको? अरे वर्चुअल वालों बोलो ना, ध्रुव हाँ गुप्ता, सर। वसुता ताई, हाँ सर। हाँ मोहित, मोहित गांधी बोल दे यार, समझा क्या मोहित? हाँ सर समझा।
क्या बात है, 500 कितने, 400 या 500? 500 रुपए। मोहित तेरी बहुत कमाई हो रही रे। ए मोहित, नहीं बोले ज्यादा कमाई नहीं चाहिए, बोले मेरे को जितनी हो गई उतनी काफी है। हाँ चलो सारे लोग, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल करना है तो इसमें सबसे बड़ी बात काहे की है, बोलो ना, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट थिंग, सबसे बड़ी चीज है ट्रेनिंग, और उसको आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। होता क्या है, होता ऐसा है, मैनेजमेंट पैसा लगा लगा के थक जाता है बाकी सारे चीजों में, है ना। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन करते करते बाकी सारी चीजों में बम पैसा लगा देता है, और फिर ट्रेनिंग का पैसा क्या कर देता है, कर्टेल कर देता, ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट बजट, है ना। तो ये सबसे खतरनाक, तुमने कितना भी अच्छा ईआरपी बनाओ लेकिन ट्रेनिंग अगर प्रॉपरली नहीं हुई तो वांदो थई गयो। समझा कि नहीं समझा, बोलो, अबे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम। सर प्रॉब्लेम तो लक्षात आला ना सर, है ना। आप इशू बता रहे थे, हमको इशू समझ में आया, कंट्रोल भी तो बताओ अब इसको, है ना, कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका, हमारा मैनेजमेंट था ना, है ना, हमारे मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही, आपने ईआरपी इंप्लीमेंटेशन अभी शुरू किया क्या, नहीं ना, पहले ही स्किल्ड कंसल्टेंट को, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हार्डवेयर और पैकेज वेंडर, इन सबसे डिस्कशन करो, है ना, और कितना पैसा लगने वाला है ओवरऑल बजट बना के रखो, और उससे ज्यादा पैसा सेपरेट फंड भी क्रिएट करके रखो, है ना। ये सब आए उसके बाद में ही आपने इंप्लीमेंटेशन शुरू करना, फिर एक बार आगे बढ़ गए तो पलट कर मत देखना, समझा क्या, है ना। एक बार चल दिए तो पलट कर ना देखना। अगर मोती पाने की है आरजू तो साहिल पे बैठ के गहरा कितना है समंदर ना देखना। मैं क्या बडबड कर रहा हूं, काही लक्षात येत आहे का? नाही सर, आम्हाला तसंही अर्ध्या गोष्टी तुमच्या काही समजत नाही। तुम्ही काय म्हणता, घे नव बने पे नव चहा, आता कोण रडतं किया क्या, आम्हाला कुठून समजणार सर या गोष्टी। आम्ही ए फॉर ऍपल, बी फॉर बॉल, है ना, आम्ही एकदम कॉन्व्हेंटचे विद्यार्थी आहोत। बराबर बोला क्या रे मैंने, ध्रुव गुप्ता, अबे बोलना बे। सर ऑनलाइन वाले सर ये सब नहीं आता हमको। हाँ, ऑनलाइन वाले हैं तो ये सब नहीं आता। अच्छा चलो सारे लोग, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रेनिंग, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं स्टाफ टर्नओवर। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ना। स्टाफ टर्नओवर ये बहुत बड़ा इशू है। होता क्या है, होता ये है, स्टाफ टर्नओवर करने के चक्कर में, है ना, हमारे शेड्यूल जो है ये शेड्यूल डिले हो जाते, इंप्लीमेंटेशन लंबा हो जाता, यहां तक कि कॉस्ट भी ओवर रन हो जाती, ज्यादा लग जाती है। काय के चक्कर में, स्टाफ टर्नओवर, एक स्टाफ को पूरा ट्रेन किया, रेडी किया, तो उससे हमको उतना समय मिलना चाहिए था, वो बीच में से छोड़ के चले गया। ऐसा होते ही रहता है, ये पार्ट एंड पार्सल है। तो ऐसे चीजों को आपको कैसे हैंडल करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कंपेंसेशन पैकेजेस को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। अरे समझ में आ रहा है क्या? एम्प्लॉय को, हाँ देखो, एम्प्लॉय को अलोकेट करना पड़ेगा वही टास्क जो उसके स्किल सेट को मैच होता है, जिसकी जिसमें मास्टरी है
उसको वही काम देना चाहिए, उसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। एक्चुअली अब मैं मैनेजमेंट करता हूं आरसीएफ में, बट सही मायने में आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन फॉर मैनेजमेंट। राम सर इज वेरी परफेक्ट पर्सन फॉर मैनेजमेंट। राम सर का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। और मुझे ऐसा लगता है, अब एक्चुअली मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट दे तो मैं ज्यादा पढ़ा सकता हूं, है ना। पहले तो भी गले का इशू आता था, लेकिन अब धीरे धीरे गले को मालूम हो गया कि यह इसी से बोले खराब होके मतलब नहीं है, तो अब गला भी आजकल साथ दे देता। और मैं रीडिंग भी कर लेता, मेरे को मजा भी आता, वो सारी चीजें क्लास भी एंजॉय करता हूँ। तो हमने भी ऐसा ही करना चाहिए, एम्प्लॉय को वही टास्क दीजिए जो उसके स्किल सेट को मैच होता है, ताकि छोड़ के जाने का चांस कम हो जाएगा। दूसरा, है ना, क्या छोड़ के जाने का चांस कम हो जाएगा, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और उसका कंपेंसेशन का पैकेज क्या कर दीजिए, फिक्स। अबे हाँ या ना बोलो ना, हाँ फिक्स कर दीजिए उसका कंपेंसेशन का पैकेज और अदर बेनिफिट फिक्स कर दीजिए, ताकि उससे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा स्टाफ का टर्नओवर, है ना। स्टाफ के टर्नओवर से बड़ा इशू जाता है। आगे हम लोग कहां पे थे बताओ ना मुझे, हम लोग थे, हाँ, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। कभी भी ध्यान रखना, है ना, ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन सक्सेस तब तक नहीं हो सकता जब तक टॉप मैनेजमेंट उनका सपोर्ट ना दे, है ना, और परमिशन ना दे, ठीक है, ग्रांट परमिशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूज रिसोर्सेस। बहुत सारे रिसोर्सेस लगने वाले हैं, और वो रिसोर्सेस के लिए कौन परमिट करने वाला है, टॉप मैनेजमेंट। बहुत सारा सपोर्ट लगने वाला है ना, उसके लिए कौन सपोर्ट देने वाला है, टॉप मैनेजमेंट, है ना। तो अगर ये ना रहे ना, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगा, फेल। आप बिना फालतू में टाइम पास कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन का और सबका ही, है ना। तो कंट्रोल कैसे करोगे इसको, कंट्रोल करने का तरीका, कंट्रोल करने का तरीका, ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन तब ही शुरू करना, ईआरपी का इंप्लीमेंटेशन तब ही शुरू करना जब मैनेजमेंट क्या है, फुल्ली कन्विंस है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या। जब तक मैनेजमेंट फुल्ली कन्विंस नहीं है तब तक शुरू मत करना, और साथ में उनसे अश्योरेंस ले लेना। काहे का अश्योरेंस, फुल सपोर्ट। अरे हाँ या ना। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट ये एक्सपर्ट है, काय के अंदर एक्सपर्ट है, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में एक्सपर्ट है। भले ही, अरे सुनो ना मेरी बात, भले ही ये कंसल्टेंट कितना भी एक्सपर्ट होगा काहे के अंदर, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में, क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वर्किंग में वो इतना फैमिलियर होगा क्या, है ना। और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वर्किंग उसके बराबर ध्यान में नहीं आया, तो भी ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें आ सकती है। तो इसके ऊपर कंट्रोल कैसा लगाएंगे आप, है ना। एक बड़ा ऑफिसर, सीनियर मैनेजर, आप किसको असाइन कर देना, कंसल्टेंट को। अच्छा ऑफिसर जिसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीजें अच्छे से बारकाइयों से पता है, ऐसा बंदा किसके साथ में असाइन कर दोगे, आप कंसल्टेंट के साथ असाइन कर दोगे, है ना, ताकि वो कंसल्टेंट को बहुत ज्यादा नॉलेज है ईआरपी का, और हमारे ऑफिसर को बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। तो इसमें, है ना, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी आसानी, कोणती आसानी
जाएगी। हाँ या ना बताओ सारे लोग और सारी लोगिया। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कौन सी रिस्क, बताओ रे। पीपल रिस्क। पीपल रिस्क के अंदर हम लोगों ने कितनी बातें देखी? 5। बताए ना कौन कौन सी 5 बातें देखी? चेंज मैनेजमेंट है ना, जॉब बदल जाता है तो उससे दिक्कतें आती है। ट्रेनिंग है ना, बहुत पैसा लगता तो मैनेजमेंट कभी कभी ट्रेनिंग बंद कर देती है तो फिर क्या दिक्कतें आती है। स्टाफ के टर्नओवर से कैसा डिले हो जाता ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, पैसा भी ज्यादा लग जाता। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं है तो कंधा एक रिसोर्सेस तुमको मिलने वाला नहीं है, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो जाएगा। और कंसल्टेंट तो रखना ही है साथ में, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजमेंट में से कोई कंसल्टेंट के साथ में रखना है। सही है गलत है? सही है। इतनी सारी बातें हैं। मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था मुंबई में, मेरे प्रिंसिपल थे अग्रवाल जी। ईसा की एग्जाम उनकी पास ही नहीं हो रहे थे। वो बहुत यानी एज ज्यादा थी, कंप्यूटर वाली चीजें उनके समय बहुत कम थी, और मैं आईटी पढ़ाता था तो मेरे को पता था चीजें। और उस वक्त का ईसा का सिलेबस और P2 का आईटी बिल्कुल सेम था। मैंने एक बार चांस आया कि उनके साथ में मुझे ऑडिट में जाना पड़ा। चिपड़ून में बहुत मस्त जगह है ऑडिट, तो साला हमने वो बहुत जल्दी जल्दी में निपटाया था, लेकिन क्या मजा था ना वहां पे सच्ची। 5 स्टार होटल में रुके थे एक तो मैंने वो दो तीन दिन जो उनके साथ में था, आना जाना ट्रैवलिंग, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई और वो पास भी हो गए अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी ने देखा कि साला इसको आईटी का बहुत नॉलेज है, तो मेरे पीछे पड़ गए थे। तू बोले यहाँ से आर्टिकलशिप छोड़, मैं मेरे दोस्त के यहाँ भेजता, और तू ईआरपी इंप्लीमेंटेशन सीख। छोड़ दे बोले, ये इनकम टैक्स वगैरह कोई ये सब सेकेंडरी है, तू टेंशन मत ले। बोले ईआरपी इंप्लीमेंटेशन, तब ईआरपी बहुत नया था, 2007 की बात है वो। तो इतना पीछे पड़ गए थे, मैं माना नहीं था क्योंकि अपने सिटी छोड़ना नहीं था, फिक्स था, और वो बहुत पीछे लग गए थे। लेकिन अभी अब कभी कभी ऐसा लगता कि अगर उनकी बात उस वक्त मानता था ना, मैं शायद नहीं रहता था इस फील्ड में। या ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में बात अलग ही लेवल पे, करोड़ों के पैकेजेस है। अगर जिसको जॉब करना है, करोड़ों के पैकेज है ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में, मास्टरी रहती है। अपने ही फिर 2 स्टूडेंट ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में गए। सैप इंप्लीमेंटेशन है अब ईआरपी ने अब क्या यूज करते? सैप। तो वो कहाँ चले गए? एक तो यूके में, और वो उसका 75 लाख का पैकेज है। बोलता है यार मजा नहीं आ रहा, बोलते है ना, 75 लाख के पैकेज में अगर मैं मेरी सेपरेट प्रैक्टिस खोल दूं तो बोले इसके 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। बोले मेरा आदमी, एक बंदे ने तो सेपरेट प्रैक्टिस खोल दिया बेंगलोर में, जो आधा वक्त यूके में रहता, आधा वक्त बेंगलोर में रहता। फिलहाल तो दोनों के दोनों अमरावती में बैठे, वर्क फ्रॉम होम। पैकेज 75 लाख। सोचो ना साला क्या लाइफ रहती। मैं यहाँ घसीट रहा हूँ ताकत से। तो ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में अच्छी बात है, फ्यूचर काफी अच्छा है। चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। दूसरी रिस्क कौन सी है? प्रोसेस रिस्क। प्रोसेस रिस्क में 2 बातें हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट। प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ईआरपी इंप्लीमेंटेशन से, है ना, इंप्लीमेंटेशन के वक्त डे टू डे एक्टिविटीज में, प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज में, है ना, गैप क्रिएट होती है। डे टू डे एक्टिविटीज जितने अच्छे से आप लोगों के चल रहे थे ना, उतने अच्छे से नहीं चलते हैं। तो आपको एडिशनल कंट्रोल लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना, और ये इंफॉर्मेशन गैप जो आपकी क्रिएट हो रही है ना, between traditional ERP based function and high value operational management function, ये जो गैप क्रिएट हो रही है, ये गैप को आपको कैसे भी फुलफिल
करना पड़ेगा, अलग अलग प्रोसीजर्स लगा के, है ना। चलो ये हो गया प्रोग्राम मैनेजमेंट, है ना। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मेरी बात सुनो ना, प्रोसेस रिस्क का डिस्कशन कर रहे थे हम। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, विंडो ओपन करते हैं, मैडम आए तो दिख जाता अपने को। इसको बोला चालू कर दे तो ये बोले ये ऐसा कर रहा, साला एक नंबर का लुच्चा और लफंगा है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी आपको क्या लगता, ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कोई चेंज है? ये कोई चेंज नहीं है, नॉट जस्ट द चेंज, ये ड्रामेटिक चेंज है ना। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो बीपीआर होता, बोलते बीपीआर होता है यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हो जाता, आपकी चीजें बदल जाती है। तो कोई छोटा मोटा बदलाव रहता है क्या? बहुत बड़ा बदलाव रहता, ड्रामेटिक चेंज है। और है ना, इंप्रूवमेंट भी कोई छोटे मोटे नहीं रहते, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट रहते। लेकिन इसके लिए है ना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सिस्टम, जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, है ना, और आईटी का यूज, ये सारी चीजें इसके लिए जरूरी है। तब ही ये ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आप देख सकोगे। ये ड्रामेटिक चेंज को झेलने के लिए ये सारी चीजें लगेगी, और ये सारी चीजें रहे अगर आप मैनेज कर लिए, कंट्रोल ये सारे एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगा। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे बताओ ना, हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोसेस चेंज, है ना, प्रोसेस चेंज का डिस्कशन कर रहे थे। प्रोसेस चेंज में हम लोगों ने दो बातें देखी, कौन कौन सी दो बातें देखी? प्रोग्राम मैनेजमेंट, आपको बराबर मैनेज करना पड़ेगा, कुछ गैप क्रिएट होंगी ट्रेडिशनल मॉडल, ईआरपी मॉडल इसके अंदर, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन के दौर में इसको फुलफिल करना पड़ेगा। दूसरी बात है ना, ये ईआरपी यानी कोई छोटा मोटा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, यानी क्या चेंज है, कोई छोटा मोटा चेंज है क्या? ड्रामेटिक चेंज है और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, है ना, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें क्या है, ट्रेन भी करना पड़ेगा, आईटी का यूज भी करना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट मिलेगी। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू।